नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। मैं सत्यम ठाकुर स्वागत करता हूं आप लोगों को दरोगा अड्डा पे। और भारत का जो संवैधानिक विकास था वो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया कि किस प्रकार भारत में संविधान का विकास हुआ, कैसे कैसे अधिनियम आए, कैसे कैसे एक्ट आए, और ब्रिटिश क्राउन ने जब शासन व्यवस्था को अपने हाथों में रखा, उसका कैसे शासन व्यवस्था चला। उसके साथ ही हम आपको यह बताते चले कि अभी जो चल रहा है, जो शासन व्यवस्था चल रहा है हमारे संविधान में या फिर जो भी केंद्र में और राज्य में, वो किस प्रकार आया, वो सब नियम आखिर आया कहाँ से। भारत उतना डेवलप नहीं था, लेकिन वो सोच सब आखिर आया कहाँ से। तो यह सब जानने के बाद हमको पता चलेगा कि हाँ, किस तरह से भारत में आज संविधान, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद कैसे कार्य कर रहा है। ठीक है, उसके साथ भी हम जानेंगे कि किस प्रकार जो अंग्रेज थे, जो ब्रिटिशर्स थे, वो अपने नीति को जो भी चलाए, कुछ खराब नीति था, ज़्यादातर तो खराब नीति ही था, कुछ अच्छा नीति था, उसको किस प्रकार भारत को फ़ायदा हुआ या फिर क्षति हुआ, इसके बारे में भी हम अच्छी तरह से समझेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि जो विकास था, संवैधानिक विकास, उस किस प्रकार था, और हम यहाँ बताए थे कि 1857 से पहले की जो भी इसके द्वारा, ब्रिटिश के द्वारा जो नियम कानून आते थे वो एक्ट कहलाए, और 1857 के बाद वाला जो था वो अधिनियम कहलाते थे। इसको हमने देखा था। तो आज हम देखते हैं कि 1853 का चार्टर एक्ट था क्या आखिर। 1853 का चार्टर एक्ट था, तो इसमें कि कोर्ट ऑफ जो डायरेक्टर था, हम पिछले वीडियो में आपको बताया है कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या है, कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर क्या है, वो हम बताए हैं। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की संख्या जो 24 था उसको घटाकर 18 कर दिया गया। ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की संख्या जो 24 था उसको घटाकर हम 18 कर दिया गया 1853 के चार्टर एक्ट के तहत, इसको याद रखेंगे। उसके बाद जो अधिकारी के, पहले तो अधिकारी नियुक्त हो जाता था, कोई भी मंत्री कर देता था, चाहे वायसराय या वायसराय नहीं, गवर्नर जनरल। वायसराय तो बाद में बनता है, गवर्नर जनरल का पद। तो गवर्नर जनरल जो है किस प्रकार किसी को भी अधिकारी नियुक्त कर देता, जिसको मन करता था उसको अधिकारी बना देता था, घूस लेकर कर देता था। लेकिन यह 1853 का जो चार्टर एक्ट आया, 1853 का जो चार्टर एक्ट है, इसमें जो है कि जो भी अधिकारी नियुक्त होता था वो अब प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर जो है वह प्रारंभ हो गया। अब अधिकारी की नियुक्ति अब ऐसे नहीं होती थी। ठीक है, उसके बाद विधि सदस्य को पूर्ण दर्जा दिया गया। माने पूर्ण दर्जा देने का मतलब है कि जो भी विधि अधिकारी थी पहले, वो क्या करता था, वो यही ना था कि जो गवर्नर जनरल है वह उसको केवल सलाह दे सकता था, गवर्नर जनरल को केवल सलाह दे सकता था, गवर्नर जनरल माने या ना माने वो उस पर निर्भर करता था। लेकिन अब क्या हुआ कि इसको कुछ छूट दिया गया। ठीक है, पूर्ण दर्जा दिया गया कि सार्वजनिक क्षेत्रों पर भी यह सवाल कर सकता था या बातें को गवर्नर जनरल को बता सकता था, यह था। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। अब 1858, अब देखिए 1857 के बाद वाला है, तो 58 है, तब यह एक्ट नहीं कहलाएगा, यह कहलाएगा अब आपको भारत शासन अधिनियम। तो 1858 का जो भारत शासन अधिनियम है, इसमें सबसे पहले क्या हुआ कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल दोनों को हटा दिया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल दोनों को हटाकर एक भारत सचिव पद जो है वो नियुक्त किया गया। भारत सचिव पद को लाया गया। जो भारत सचिव पद कहाँ होता था, ब्रिटेन में रहकर और पूरा कंपनी पर शासन करने का काम करता था। कौन? भारत सचिव पद। तो यह हमेशा पूछा जाता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल किस अधिनियम के द्वारा हटाया गया और इसके जगह पर कौन लाया गया। तो 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा हटा दिया गया और एक जगह पर भारत सचिव पद जो है वह लाया गया। ठीक है, अब देखिए इस सचिव की जो सहायता करने के लिए 15 गो सदस्य था, जो कहाँ रहता था, भारत में रहता था। तो सचिव की सहायता करने 15 सदस्य भारतीय परिषद का गठन किया गया। ठीक है, और यह जो 15 जो सदस्य जो भारतीय परिषद का गठन किया गया, इसमें यह बताया गया कि जो भी इसमें खर्चा आएगा भारत सचिव का, जो भी खर्चा होगा वह भारत के व्यय से, भारत के जो भी संचित निधि था, जो भी संचित निधि का मतलब हो गया कि भारत का जो भी इसका खर्चा होता था वो भारत को देना पड़ेगा। यह कहा गया सीधी शब्दों में, भारत को यह खर्च देना पड़ेगा।
और यह भी कहा गया कि भाई ये जो भारत सचिव है वह भारत के कल्याण का काम कर रहा है, भारत के विषय में सोच रहा है, तो खर्चा भारत देगा, तो उसी को होम चार्जेज कहा गया। तो भारत सचिव का जो भी व्यय होता था वह होम चार्जेस देना पड़ता था, यानी कि भारत को ही उसका पूरा खर्चा उठाना पड़ता था। ठीक है, अब क्या होता है कि अब गवर्नर जनरल के पद को हटा दिया और वायसराय ला दिया। तो कौन अधिनियम में, 1858 के भारत शासन अधिनियम में गवर्नर जनरल का जो पद था उसको ख़त्म करके और वायसराय पद को लाया गया। इसको भी याद रखेंगे, तो वायसराय पद लाया गया। अब क्या होता है कि एक ही, अब इसमें यहाँ पे इतना ही है, 1858 में इतना ही था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल का हटाकर भारत सचिव एक पद को लाया गया जो कि ब्रिटेन में काम करता था, वहीं से पूरा शासन अपने मुट्ठी में केंद्रित करता था। उसके लिए भारतीय परिषद का गठन किया गया था। भारत में 15 सदस्य उसमें होता था और उसका सारा खर्चा भारत से ही जाता था, और गवर्नर जनरल का जगह पर वायसराय का पद आया। ठीक है, इसको हमने देखा। अब 1861 का भारत शासन अधिनियम, इसमें क्या होता है कि जो वायसराय था ना उसके परिषद में विधि सदस्य जोड़ दिया गया। वायसराय जो था उसके परिषद में विधि सदस्य, मतलब कि 5 गो सदस्य विधि सदस्य और 1 वायसराय, तो कुल मिलाकर 6 गो होता था। तो समझ गए, वायसराय के परिषद में विधि सदस्य। सीधे क्वेश्चन आता है कि किस अधिनियम के तहत वायसराय के परिषद में विधि अधिनियम, गवर्नर जनरल वाला तो दूसरा हो गया, उधर बताए थे जो 3 गो 4 गो वाला जो बताए थे, जिसमें कभी कभी 3 सदस्य होता था, जिधर सरकार चला गया गवर्नर जनरल उधर उसका प्रस्ताव पारित हो जाता था। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि वायसराय के परिषद की बात करेगा तो समझ बोलिएगा, लिखिएगा 1861 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा, जिसमें कि 5 गो सदस्य होता था और 1 जो होता था वो वायसराय होता था, तो कुल मिला के 6 गो होता था। उसके बाद यह 1861 का जो अधिनियम है इसमें यह भी देखा गया कि भारत में विधानसभा की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा हुआ, तो 1861 के भारत शासन अधिनियम के तहत भारत में विधानसभा की स्थापना किया गया। इसको याद रखेंगे। वायसराय, देखिए वायसराय की कार्यकारिणी परिषद, अब क्या होता था कि वायसराय को एक कार्यकारिणी परिषद जो है उसको नियुक्त करने का अधिकार दिया गया कि आप कार्यकारिणी परिषद को नियुक्त कर सकते हैं। इसमें क्या होता था कि इसमें कहा गया कि कम से कम 6 गो नियुक्त करेंगे, और नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा 12 सदस्य को चुन सकता है। कौन? वायसराय। कार्यकारिणी परिषद के लिए कम से कम कै गो सदस्य? 6 गो, अधिक से अधिक 12 सदस्य को हम वायसराय जो है वो चुन सकता था, उसको नियुक्त कर सकता था। ठीक है, यह अधिकार जो है। फिर साथ ही साथ वायसराय को जो है अध्यादेश जारी करने का भी अधिकार मिला। वायसराय को अध्यादेश जारी करने का भी अधिकार प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसमें इतना ही है। अब 1892 का अधिनियम देखते हैं कि क्या है। 1892 का, इसमें जो कार्यकारिणी परिषद जो हमने देखा है 1861 वाला में कि कम से कम 6 गो और ज़्यादा से ज़्यादा 12 गो, तो इसमें क्या हुआ कि कम से कम 10 गो, 6 गो से बढ़ा के 10 गो कर दिया, अधिक से अधिक 16, यानी 12 से बढ़ा के 16। इसमें क्या कर दिया कि कम से कम 10 और अधिक से अधिक 16 को वह चुन सकता था। ठीक है, और निर्वाचन पद्धति की शुरुआत भी 1892 के साथ भारत शासन अधिनियम से ही आया है। याद रखेंगे, 1892 के ही भारत शासन अधिनियम से जो है क्या हुआ कि निर्वाचन पद्धति का प्रारंभ भारत में प्रारंभ हुआ। निर्वाचन पद्धति एकदम याद रखेंगे, ये सब क्वेश्चन एकदम इम्पोर्टेंट है। साथ ही आपको बता दें कि केंद्रीय विधान परिषद में जो बजट पेश के दौरान, ठीक है, पहले क्या होता था कि जो केंद्रीय विधान परिषद में बजट पेश होता था तो उसमें भारतीयों को शामिल तो हो सकता था, न सवाल कर सकता था, और सिर्फ बैठने की उसमें अनुमति थी, न सवाल करने का, न बहस करने का, न वोट देने का अधिकार था। लेकिन यह 1892 के भारत शासन अधिनियम में वोट तो नहीं देने का अधिकार था, लेकिन किसी भी मुद्दा पर बहस और सवाल पूछने का एकदम उनको छूट दिया गया भारतीयों को। तो यही है कि बहस और प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। किस मुद्दे पर? तो बजट के मुद्दे पर, जो कि प्रत्येक वर्ष पारित होता था। ठीक है, अब आते हैं 1909 के भारत शासन अधिनियम। इसको मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहते हैं, 1909 वाला। मार्ले जो थे, और मार्ले मिंटो क्यों कहते हैं, तो मार्ले जो थे उस समय भारत सचिव थे, मिंटो जो थे वो भारत के वायसराय थे। ठीक है, तो मार्ले कौन थे?
भारत सचिव थे, मिंटो वायसराय थे, इसी के लिए मार्ले मिंटो इसको कहा गया। उसके बाद इसमें क्या हुआ कि विधानमंडल के आकार और शक्ति में वृद्धि हुआ। विधानमंडल जो था उसका आकार भी बढ़ा और उसको शक्ति भी प्रदान किया गया, ठीक है। साथ ही साथ भारतीय को सार्वजनिक विषय पर भी सवाल करने का अधिकार मिल गया। जो भी भारतवासी थे उनको पहले क्या होता था कि सिर्फ सवाल किस पे करते थे, इनको यह अधिकार दिया गया था ना यहाँ पर कि हाँ बहस कर सकते हैं, जब बजट पेश होगा तो बहस केवल कर सकते हैं, लेकिन इसमें बढ़ा के कर दिया कि अब जो भी सार्वजनिक काम होता था उसमें भी अपना ही सवाल पूछ सकते हैं, चाहे इस पर अपना बहस कर सकते हैं। तो इसमें ये दिया गया 1909 वाला में। एक चीज़ और देखिए, इसमें एक बहुत बड़ा काम किया गया 1909 में, मुसलमान के लिए पृथक आरक्षित सीट किया गया, मुसलमान के लिए अलग सीट कर दिया गया। और अंग्रेज का यह नीति था फूट डालो और राज करो, हिंदू मुसलमान को लड़ाकर और भारत के राष्ट्रवाद और क्रांतिकारी को कमज़ोर करने का प्रयास हर संभव किया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो यहाँ मुसलमानों के लिए पृथक आरक्षित सीट को लेकर बहुत बड़ा ये हुआ, लोगों को अच्छा नहीं लगा इसमें, लेकिन क्या करें उस समय अंग्रेजी शासन था तो क्या कर सकते थे, कुछ नहीं कर सकते थे। तो फूट डालो और राज करो की जो नीति थी उसको बढ़ावा मिला। यही मुसलमान सब तो तैयारी ये था, उससे चाहता था मुसलमान सब कि हमको अलग सब कुछ मिले। अगर वो सब अगर ठीक ठाक रहता, चाहे भारत के साथ मिलकर अगर काम करता, चाहे राष्ट्रवाद को कहीं ना कहीं कमज़ोर करने का काम मुसलमान लोग जो थे लोग किया, ठीक है। तो यहाँ पे फूट डालो और राज करो को बढ़ावा देने का काम किया। ऐसा नहीं है, बहुत उसमें लोग थे जो हेल्प किए। 1857 की क्रांति में भी बहुत लोग मुस्लिम लोग थे जिन्होंने बहुत मदद किया 1857 की क्रांति में। साथ ही साथ स्वतंत्रता संग्राम में भी जो भी हुआ उसमें भी। लेकिन यहाँ पे मेन दिक्कत था कि मोहम्मद अली जिन्ना, जिसको केवल पाकिस्तान चाहिए था और वह उसके लिए एकदम बेचैन था कि हमको पृथक अलग देश चाहिए, हमको बंटवारा चाहिए। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं अंग्रेज भी इसी का फ़ायदा उठाया। चलिए, अब ये हो गया 1909 वाला। अब आते हैं 1919 का भारत शासन अधिनियम, ठीक है। इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। तो मॉन्टेग्यू जो थे भारत सचिव थे और चेम्सफोर्ड उस समय वायसराय थे, ठीक है। ये ब्रिटेन में और भारत सचिव कहाँ रहते थे? ब्रिटेन में रहता था भारत सचिव, ठीक है, लेकिन वायसराय भारत में रहा करता था। तो ब्रिटेन का जो भारत सचिव था वो वहीं से पूरा अपना शासन को ये करता था, केंद्रित करने का काम करता था। वो केंद्र के रूप में था, पूरे भारत जो शासन होता था उसको अपने अंदर में रखता था, ठीक है। और ये जो चेम्सफोर्ड था उस समय वो वायसराय था भारत में। तो वायसराय भारत में ही रहता था, लेकिन भारत सचिव, बहुत लोग गलती मारे करते, पिछले एक एग्ज़ाम में पूछा था कि भारत सचिव कहाँ रहता था, भारत में कि ब्रिटेन में, ऐसे क्वेश्चन था। तब नाम से ही जाहिर हो रहा है कि भारत सचिव, तो लोग समझता था कि भारत में रहता होगा, तो गलती मार के आ गया ब्रिटेन में रहता था, ठीक है। अब केंद्र में देखिए 1919 वाला में केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था। द्विसदनीय व्यवस्था का मतलब हो गया लोकसभा और राज्यसभा। अभी पूछता है कि कितना सदन है संसद में, तो 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। तो यही 1919 के अधिनियम के द्वारा ही केंद्र में द्विसदनीय सदन का व्यवस्था किया गया, जो कि लोकसभा और राज्यसभा के रूप में है। लोकसभा जिसको निम्न सदन कहते हैं और राज्यसभा जिसको उच्च सदन कहते हैं। लोकसभा में प्रारंभ में जो सीट आया था ना, वो लोकसभा में प्रारंभ में सीट 144 को था शुरू में, ठीक है, 144 था। और लेकिन वर्तमान में कितना है लोकसभा में सीट? तो 545 है, इसको याद रखेंगे। लोकसभा में सबसे पहले तो द्विसदनीय व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा आया? तो 1919 के द्वारा आया। लोकसभा और राज्यसभा आया। तो लोकसभा में प्रारंभ में 144 सीट दिया गया, लेकिन वर्तमान में 545 है। और राज्यसभा जिसको उच्च सदन कहते हैं, जैसे प्रारंभ में 60 था, जो वर्तमान में 245 है, इसको याद रखेंगे। उसका प्रांत में द्वैध शासन चलाया गया। अब देख लिए, द्विसदनीय व्यवस्था और द्वैध शासन दोनों अलग अलग चीज़ है। द्विसदनीय तो लोकसभा राज्यसभा हो गया, अलग हो गया, लेकिन प्रांत में द्वैध शासन जो है, इसमें क्या होता था कि उस समय भारत में 2 तरह का शासन चलता था। एक वायसराय अलगे चलाता था, एक जो उस समय जो विधानसभा की स्थापना, विधानसभा का जो काम चल रहा था उस समय, तो उसका एक अलगे चलता था, ठीक है। तो विधानसभा के द्वारा अलगे चुनाव होता था
और यह वायसराय को अपना पावर था ही, अपना अपना तरीका से जिसको मन करता था उसको चुन लेता था, मनोनीत कर लेता था। ठीक है, इसमें क्या होता था कि प्रांत में द्वैत शासन था, एगो आरक्षित था, एगो डिवीज़न था। तो आरक्षित जो था उसमें कार्यकारिणी, जो वायसराय का कार्यकारिणी परिषद कार्य करती थी। जो आरक्षित था वह कार्यकारिणी परिषद, जो वायसराय का कार्यकारिणी परिषद था वो कार्य करता था। और इसमें कौन कौन से चीज़ शामिल थे वह जान ले। जितना पैसा वाला चीज़ था यही में था, पैसा वाला हो गया, राजस्व वाला था, सारा कार्य जो इसी को मिला हुआ था वायसराय को, जितना फायदा वाला काम था। ठीक है, ये किसी के प्रति उत्तरदायी भी नहीं था, इसको कोई खोज पुछारी नहीं कर सकता था। ठीक है, इसमें किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं था। वहीं अगर बात करें हम डिवीज़न का, तो डिवीज़न में क्या होता था कि विधानसभा द्वारा चुनाव होता था, विधानसभा के द्वारा चुनाव हुआ, चुनाव होने के बाद इसमें जो रखा गया विषय था वह शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब था, जिसमें माने कि लोकल विषय, जिसमें कोई उपाय नहीं है, कोई फ़ायदा उदा वाला कहानी है नहीं। तो इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, साथ ही साथ यह उत्तरदायी भी होता था, इसका जिम्मेदारी भी थी, यह इसको जवाब देना पड़ता था कि कितना खर्चा हुआ, क्या हुआ, नहीं हुआ, सबका जिम्मेदारी इसके पास था। ठीक है, साथ ही हम बता दें कि 1919 के अधिनियम के तहत ही प्रत्यक्ष चुनाव प्रारंभ हुआ भारत में। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि हम जो कुछ भी बताए हैं आपको पूरा समझाने का हम कोशिश किए हैं और आपको समझ में आया होगा। कोई भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और एक वीडियो इसका और आएगा, छोटा सा 10 मिनट का वीडियो आएगा, जिसमें इससे ज़्यादा बड़ा करना अच्छा नहीं है क्योंकि आपको भी बाउंस करेगा, तो उसको हम कर देंगे। एक वीडियो और आएगा इसका तीसरा, उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। चलिए, धन्यवाद।